भैया और बहन, आज कक्षा 7वीं विषय हिंदी अध्याय क्रमांक 2 में हम कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी हिंदी साहित्य की वो विद्या होती है जिसमें पाठक अल्प समय में यानी कम समय में या निश्चित समय में उसको पढ़कर कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। इस कहानी का विषय वस्तु है दादी माँ। विषय वस्तु क्या है? दादी माँ। लेखक शिव मंगल सिंह सुमन। आपने देखा कि सुमन नाम का ये जो शब्द है यह मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भैया जी आपने शिव मंगल सिंह पूरा नाम लिख दिया, फिर आपने सुमन को ब्रैकेट में क्यों लिखा? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति या हमारे भारतीय इतिहास में हम आसपास देखते हैं कि हम जो है किसी भी व्यक्ति को पहचानने में हम उसको संक्षिप्त नाम दे देते हैं, छोटा नाम दे देते हैं। जिस प्रकार से मोहनचंद करमचंद गांधी को गांधी जी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरू जी कहते हैं, लाल पाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को केवल नेताजी कहते हैं। उसी प्रकार से शिव मंगल सिंह सुमन जो है वह सुमन नाम की अपनी संज्ञा दे रखी है, पहचान बना रखी है। अब शब्द को से शब्द करने से पूर्व हम इस पाठ का जो विषय वस्तु है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि पाठ का शीर्षक है दादी माँ। दादी कौन होती है और माँ कौन होती है हम भली भांति जानते हैं। दादी का तात्पर्य है हमारे पिताजी की माताजी, यानी पिताजी की माँ अर्थात दादी। अब दादी माँ नाम आते ही हमारे सामने पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाती है। दादी माँ यानी हम अपने घर में दादी माँ के जितने भी काम देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी निर्वाह करने की जो भावना देखते हैं, उन्हीं सारों का वर्णन इस पाठ में लेखक शिव मंगल सिंह जी यानी सुमन जी ने किया है। क्या किया है कि एक महिला होकर कौन महिला कौन है? दादी माँ। महिला होकर अपने पूरे परिवार के साथ पूरे गांव का काम करती है, जिम्मेदारी का निर्वाह करती है। क्या करती है? आपको भी जिम्मेदारी सब बातें। ऐसा क्या किया दादी माँ ने? तो दादी माँ जो है घर के छोटे से बच्चे से लेकर के अपने पुत्र तक का ध्यान रखती है, सभी रखते हैं। इस पाठ में लेखक ने दादी माँ का विस्तृत वर्णन किया है। वर्णन करते हुए बताया है कि दादी माँ जो ये है कौन? दादी माँ गांव की आयुर्वेदिक यानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली। दादी माँ क्या है? एक कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदार। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, खारी बोले मावली और मीठा बोले लोग। क्या कह रहा हूं? खारी बोले मावली और मीठा बोले लोग। तो दादी माँ जो है किसी छोटी सी कहावत या मुहावरे के ऊपर ये लागू होती है कि दादी माँ अपने पौधों को अपने परिवार के जो सदस्य हैं या गांव के जो सदस्य हैं उनसे कठोरता का व्यवहार करती है। कठोरता का व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। ये कैसे स्पष्ट होता है कि गांव में कोई बुखार आता है तो देसी उपचार करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में हमारी दादी माँ
नानी जी, हमारी माता जी, ताई जी करते रहते। जिम्मेदार कर्तव्य आयुर्वेदाचार्य, वेदाचार्य अर्थात चिकित्सक, इसके साथ साथ आर्थिक प्रबंध में निपुण, आर्थिक प्रबंध में निपुण, प्रत्येक खामी या खामियां या कहोगे कमियां, क्या लिखोगे? खामियां, कमियां आदि प्रत्येक कमियों को उजागर करने वाली आदि, इनके अलावा आदि गुणों से युक्त दादी माँ का वर्णन किया। अब एक मिनट इसके साथ साथ मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। आपके दादी माँ का कितना आपके क्या दिमाग करता है? वो हमारे घर की मुखिया, वो हमें छोटी सी बात पे डांटती है, हमारे छोटे से दुख को अपना दुख समझती है, हमारी छोटी से छोटी जरूरत को अपनी जरूरत समझते हुए हमारी इच्छाएं पूरी करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है। वे सारे गुण इसके अंदर दादी माँ के बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि गांव में जब एक जने को क्या आया था? बुखार, जिसका नाम पाठ में आया है सरसाम, बुखार आया था। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी अपने निजी अनुभव के आधार पर उसका इलाज करती है। अब उस कर्तव्य में जिम्मेदारी का तो उन्होंने का बता दिया मुझे आर्थिक प्रबंध में निपुण। आर्थिक प्रबंध निपुण कैसे? हम भारतीय लोग क्या कह रहे हैं? हम भारतीय लोग जो हैं वो मितव्ययता में नंबर 1। हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। हम भारतीय मध्यम वर्ग जो है आर्थिक प्रबंध, मितव्ययता और संचय करने में नंबर 1 है। और इसमें प्राचीन काल से प्रबंध हम प्राचीन काल से जो है आर्थिक प्रबंध किसमें करते थे? सोने में। लेकिन सोने का धातु यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड यानी धातु, उसमें करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि सोना जो होता है बहुत ज्यादा पैसे में बहुत कम वस्तु आती है, तो कहीं पर रख सकते हैं, कहीं पर भी कभी भी किसी भी स्थान पर बेच सकते हैं। जब लेकर के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, किसी के देहांत के कारण, पिताजी के देहांत के कारण, तो दादी माँ ने अपने अनुभव का लाभ देते हुए कहा कि यह सोना जो है यानी ये जो गोल्ड है, यह किस काम का? यह काम जो है मुसीबत में आता है, यानी इसको बेच करके ऋण मुक्त हो जाओ। कमियों को उजागर कर उसमें आदि गुणों से युक्त करने वाली महिला बताई गई। इस पाठ में जो है कुछ कठिन शब्द आए जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है क्वार। क्वार क्या होता है? एक भारतीय महीना होता है, भारतीय महीना होता है, माह होता है। जैसे भारतीय जो महीने हैं वो चैत्र से शुरू होता है। भारतीय महीना कब से शुरू होता है? चैत्र से लेकर के फाल्गुन मास तक चलता है। तो भारतीय महीने में अश्विन जिसको अपन कहते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, यानी लगभग 7 महीना होते हैं। उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। दूसरा है सरसम। सरसम क्या होता है?
बुखार होता है वो सामान्य बुखार होता है। विषुचिका एक संक्रमण रोग होता है। अब आपको संक्रमण रोग कैसा होता है, कौन सा होता है? तो संक्रमण रोग वो होता है जो एक दूसरे के स्पर्श करने से हो जाता है, हाथ लगाने से या छींक करने से यह रोग हो जाता है। जैसे छूत है, छूत की बीमारी है, दाद है, जुकाम है। और वर्तमान में जो बीमारी चल रही है इसका नाम है कोरोना जो है वो विषुचिका के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है मोटाशाही बंद प्याज। आप कहोगे भैया जी बंद प्याज का अलग अलग होगा, बंद मतलब वन का प्याज, प्याज बनाने वाली वस्तु जी नहीं, यह एक साथ में मोटा अलग है, शाही अलग है, बंद प्याज अलग है। यह एक घासों का नाम है। ये क्या है? मोटा, शाही और बंद प्याज क्या होती है? घास होती है। अब आपको ये घास कहाँ होती है? तो यह जो घास है वह वनों में उगती है, पैदा होती है। इसके बाद पुणे की क्या है? दवा है। अब ये क्या काम आती है? यह जो दवा है यह मलेरिया बुखार के समय काम आती है। अब जिस प्रकार से पैरासिटामोल जो है वो सामान्य बीमारी में काम आती है, हाथ पैर दर्द करते हैं, हल्का सा बुखार होता है, सर दर्द होता है तो हम पैरासिटामोल लेते हैं। उसी प्रकार से रक्तचाप जब कुछ हो जाता है तो हम एल्प्रोग्राम लेते हैं, एल्प्रोग्राम नींद के लिए लेते हैं, एल्प्रोडिपिन जो है वो रक्तचाप के लिए लेते हैं। अलग अलग दवा जो है अलग अलग बीमारी में काम आती है। उसी प्रकार से भारतीय दवा है एक, इसको कहते हैं, एक नाम बोला आयुर्वेदिक दवाई का, विषतुंडापति। क्या कर रहे हैं? विषतुंडापति। ये दवा जो है दर्द में काम आती है। इसी प्रकार से पुणे की जो है वो क्या है? दवा है जो मलेरिया बीमारी में काम आती है। इसके साथ में प्रणाली ही, देखिए भैया प्रणाली ही, इसको अपन बीच में से हटा देते हैं तो प्रणाली ही, प्रणाली का मतलब होता है किनारा, प्रणाली का तात्पर्य होता है किनारा, और ही का मतलब होता है गति। अर्थात जिस वस्तु के कोई किनारा न हो उसको क्या कहते हैं? प्रणाली ही। जैसे देखो भैया मेरा हाथ देखिए, आप अपने हाथ देखिए, किनारा कहाँ है? नाखून वाला। ये सर है, इस सर में ये वाला किनारा है। उसी प्रकार से जिसके कोई किनारा न हो, यानी किनारी ही को, यानी जिस साड़ी के किनार न लगी हो। किनार क्या होती है? एक शब्द आया यहाँ पर किनार। किनार क्या होती है? चीज होती है जो अपन यूं समझ लीजिए शादी विवाह के समय जो औरतें साड़ी के किनारे किनारे नमकीन वस्तु लगाती है, कनार कहते हैं उसको। कनार को किनार कहा गया है। कनार कहते हैं जो आकर्षक बनाती है, वो लगी हुई न हो। कनारी मतलब जिस साड़ी के किनारे पर कोई किनार न लगी हो, कोई वस्तु लगी हुई न हो। फिर एक मिक्सर। मिक्सर जो है एक अंग्रेजी शब्द है। मिक्सर क्या है? अंग्रेजी शब्द है जिसका होता है समाई मतलब मिला हुआ। आप और हम जब नमकीन लाते हैं तो कहते हैं मिक्सर है, इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं मिली हुई होती हैं। फिर एक अगला नाम आया है वाक्चार चक्र। वाक्चार चक्र क्या होता है? पवनदर होता है। पवनदर इसका हवा का जो चक्र होता है उसको पवनदर कहते हैं। तो आज भैया जो इतना ही करेंगे पाठ को नाम दादी माँ, यह क्या है? कहानी। लेखक कौन है? शिव मंगल सुमन सबको। इसके अलावा इस पाठ में दादी माँ के जीवन का वर्णन किया गया है कि अपने पौधों को डांटना, बीमारी में उसकी सहायता करना आदि। कल नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में इस पाठ के ऊपर चर्चा करते हुए प्रश्नोत्तर अपन
समझेंगे कि बीच वाले प्रश्न भी करेंगे और बाद वाले प्रश्न उत्तर भी करेंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, भैया और बहनों, कल के पाठ्यक्रम में हमने कक्षा 7 की विषय हिंदी पाठ 2 दादी माँ नामक कहानी का अध्ययन किया। इस कहानी में हमने लेखक शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखे दादी माँ का अध्ययन किया। आपको कल बताया था शिव मंगल सिंह उनका वास्तविक नाम है और सुमन जो है उनकी एक उपाधि है। क्या है? उपाधि है। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को हम गांधी जी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरू जी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को वाजपेयी जी कहते हैं, विपिन चंद्र पाल को पाल कहते हैं। उसी प्रकार से शिव मंगल सिंह जी जो अपनी उपाधि सुमन नाम से देते हैं। कल हमने अध्ययन किया कि दादी माँ नाम आते ही हमारे सामने हमारी दादी जी का चित्रण आ जाता है। दादी और माँ यानी हमारे पिताजी की माँ की माँ, पिताजी के माँ की माँ यानी दादी, माँ की माँ तो दादी माँ। देखिए दादी माँ शब्द आते ही मेरे दिमाग में वो तस्वीर आ जाती है, उस महिला की तस्वीर आ जाती है जो अपने कर्मों और वचनों से हमें कुछ समय के लिए बुरी लगती है, लेकिन उनका जो कर्म है, उनके जो वचन है, शायद ही नहीं बल्कि 100% भगवान की ऐसी कर्तव्य निष्ठा नहीं निभा सकते जो कर्तव्य निष्ठा दादी माँ निभाती है। इस पाठ में हमने अध्ययन किया कि ये जो दादी माँ नामक कहानी है, इसमें दादी की जो भूमिका निभाती है, जिसका वर्णन शिव मंगल सिंह जी ने किया है, वह पूरे गांव की महिला थी, पूरे गांव की आयुर्वेद की जानकार थी, चिकित्सक थी। प्रत्येक गांव के सदस्य के सुख दुख में अपनी भूमिका निभाने वाली थी। किशन भैया के शादी में जाना, दिन भर अपने घर से दूर रहना, किसी के विवाह के समय ऋण देना और पूर्व ऋण को ये कहकर के भूल जाना कि कोई बात नहीं, यानी पूर्व ऋण को भूल जाना, यानी पहले वाला ऋण को लेना या वसूली करने के स्थान पर नया ऋण देना और पुराने ऋण से उन्हें मुक्त कर देना, ऐसी दादी माँ का चित्रण किया गया है। साथ ही लेखक को अपनी दादी माँ की उस घटना का वर्णन याद आता है जब लेखक को ज्वर होता है। ज्वर क्या होता है? ज्वर। ज्वर का मतलब होता है बुखार, जो आमतौर पर एक सामान्य शरीर में तापमान बढ़ जाता है तो ज्वर आता है। यदि हम ज्वर को ज्वार लिख देते हैं तो अनाज हो जाता है, यह ज्वर जो है वो बुखार होता है। तो दादी माँ जो है उस 4 पैर के पास बैठ करके सारा इलाज करती हैं, क्योंकि हम यह भली भांति जानते हैं कि प्राचीन काल में जो औरतें हुआ करती थी वह पूर्ण रूप से धार्मिक विचारों की हुआ करती थी। वह प्रत्येक अच्छे काम के लिए परम पिता परमेश्वर को याद करती थी। कोई विपदा आती थी तो परम पिता परमेश्वर को याद करना, उनकी आरती करना और आरती के धुएं को अपने सिर पर लगाना ताकि कोई अनिष्ट हो तो उसे मुक्ति मिल जाए। और इस पाठ में हमने कल अध्ययन किया कि जब लेखक के दादाजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कि दादाजी के मित्र या निकटतम रिश्तेदारों के मुंह में राम बगल में छुरी था। मुंह में राम बगल में छुरी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है करनी और कटनी में अंतर करना। उसका भी वर्णन इस पाठ में आया है। तो आज हम अभी जो है इन पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के ऊपर चलते हैं।
अपनी दादी की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। देखिए भैया, मैंने अभी शब्द बोला है और, क्या बोला है और में पर्याप्त अंतर है, ये होता है और मैंने बोला है और जो शब्द है वह तरफ की ओर संकेत करता है, दिशा की ओर संकेत करता है, जबकि और जो शब्द है वह जोड़ने का काम करता है। मैं और राम, मैं और सीता, राम और सीता नहीं होगा, राम और सीता होगा। हिंदी में हिंदी की एक विशेषता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हिंदी में बिंदी का भी अर्थ निकलता है। तो पहला प्रश्न है, लेखक अपनी दादी की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक को अपने बचपन में दादी की अनेक बातें याद आती थी। इसके अंतर्गत ज्वर के समय आंचल से, ज्वर मतलब बुखार के समय दादी द्वारा देखभाल करना। आंचल मतलब होता है एक हड्डे पे लगाना या गमछा या रजाई ओढ़ना। आंचल का मतलब होता है हड्डे से लगाना। जिस प्रकार से हमने अनेक चित्र देखे, जिन चित्रों में भगवान राम ने हनुमान को आंचल में समेट लिया, अपने हड्डे में समेट लिया, उस समय का वर्णन। और भगवान की आरती के समय जो राख होती है, उस राख को गले पर, मस्तक पर लगाते हुए मुंह में देना, सिर पर लगाना। दिन रात दादी जो है दिन रात चारपाई के बीच, अब एक शब्द आया है यहाँ पर चारपाई का मतलब होता है जिसके चार पैर हो, अर्थात पलंग, अपने राजस्थान की भाषा में माचा भी कह सकते हैं, पाटा, कुछ भी हो सकता है। जब लेखक चारपाई के ऊपर सोता था तो दादी 24 घंटे या अधिक से अधिक समय अपने पौत्र के पास ही रहना। और उस आज की बात, उस जमाने में पंखे, कूलर, एसी नहीं थे, तो दादी माँ क्या करती थी, अपने पौत्र को किसी भी साधन से, चाहे वो गद्दा है चाहे पंखे, उसके इस प्रकार से हवा भी देती रहती थी। इसका वर्णन भी किया है। इसके अलावा गांव में जब कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता था तो लेखक की दादी माँ, जिसका मनीष पाठ में आया है, वो बिना भूले उस बीमार के घर जाती और अपने आयुर्वेदिक तरीके से बिना बुलाए जाकर के उसका इलाज करती थी। जब गांव के किशन भैया की शादी हुई थी तो उस शादी के समय उसके घर के सदस्यों द्वारा आर्थिक सहयोग मांगने पर पहले नागपुर करना, ताकि उनका वास्तविक चित्रण सामने आ जाना और उसके बाद में पहले का ऋण माफ करते हुए पुनः ऋण देना। और इसके साथ साथ एक लेखक ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। हमारी जो परंपरा है उसका वर्णन किया है कि जब लेखक के दादाजी का देहांत हो गया था और दादाजी के देहांत के समय रिश्तेदार और दादाजी के मित्र आदि लोगों के मुंह में राम बगल में छुरी थी, तब दादी माँ ने अपनी पेटी में से, यानी एक संदूक, यानी वह स्थान जहां पर कोई चीज वस्तु संभाल के रखते हैं, उसमें से सोने के आभूषण यानी गहना निकाल करके देने का वर्णन लेखक कभी भी नहीं भूल सकता। इसके साथ अनेक घटनाएं हैं जो लेखक को अपनी दादी की याद के साथ बचपन की ओर ले जाती हैं।
दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? देखिए भैया, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है पैसे समाप्त हो जाना, पैसे समाप्त हो जाना। जैसा कि अपन ने पहले प्रश्न में पाठ के अध्ययन में भी अध्ययन किया था कि दादाजी की मृत्यु के समय परिवार और दादाजी के मित्रों द्वारा कहीं और टट्टी में अंतर करना, मुंह में राम बगल में छुरी रखना, यानी कहीं और टट्टी में अंतर करने के साथ साथ जब लेखक के पिताजी द्वारा अनावश्यक अत्यधिक व्यय करना आदि कारणों से दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति खराब होगी। इसके अलावा एक कारण एक विषय में और हो सकता है, और वो कारण है कि दादी जी और दादाजी द्वारा जरूरतमंद को समय समय पर ऋण देना और उसकी वसूली न कर पाना। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव का पूरा अध्याय मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि दादी माँ एक अनुभवी, दूरदर्शी, समझदार, दूसरों को अपना दुख समझने वाली, परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली महिला थी। जिस प्रकार से इस पाठ में आया है, जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो दादी जी अपने गहने देती है ताकि सामाजिक काम हो सके। आदि बातें हमें दादी जी की अच्छी लगती हैं। और ये 3 प्रश्न तो आपके पाठ्य पुस्तक के थे, ये 2 प्रश्न भी आपकी पाठ्य पुस्तक में है, लेकिन अलग दिए गए हैं। देखिए भैया, कल के कागज में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में दो प्रकार के महीने चलते हैं। एक होता है भारतीय महीने या भारतीय मास, एक होता है अंग्रेजी मास, अंग्रेजी महीने या माह। देखिए भैया, मैंने मास लिखा है या माह लिखा है या महीना लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि हिंदी में एक ही शब्द को बार बार लिखना इतनी वर्तात्मकता होती है, एक दोष माना जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मास, माह, महीना लिख देते हैं। अंतर क्या है कि भारतीय महीना जो है वो हर चैत्र से शुरू होता है। भारतीय महीना कब शुरू होता है? भारतीय और अंग्रेजी महीने। भारतीय महीने चैत्र माह से शुरू होता है। चैत्र माह तक का आभास कब होता है? जब प्रकृति में बहुत बदलाव आता है। क्या आता है? नीम के पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते लगते हैं, पीले पत्ते लगते हैं, पीले रंग के पत्ते, और शाम के समय या खुले वातावरण में नीम की मधुर और मीठी खुशबू आती है। इस दिन यानी चैत्र महीने में ही हम नौ दुर्गा की अर्चना करते हैं 7 दिन। इसी चैत्र महीने में हमारे राष्ट्र सेवक संघ का भी संबंध है। अंग्रेजी महीना जनवरी में शुरू होता है, अंतर पर्याप्त है। भारतीय महीने अंग्रेजों से बहुत आगे, आप लोगों के जैसे अलग विषय भी बता देता हूँ। भारतीय महीनों में अभी चल रहा है 2077, जबकि अंग्रेजी महीना कौन सा चल रहा है? 2020, यानी लगभग 57 वर्ष हम अंग्रेजी महीनों से आगे चल रहे हैं। अपने अपने फरवरी, आषाढ़, मार्च महीने में मौसम कैसा रहता है? देखिए, अश्विन यानी आशोद का महीना, आषाढ़। देखिए, जब मैं छोटा था तो आषाढ़ का महीना जो होता है वह बरसात का मौसम होता है, बरसात।
माघ और फागुन का जो महीना होता है आसो माघ का महीना यानी फाल्गुन से पहले का महीना जो सर्दी की समाप्ति का होता है माघ और फाग आसोज यानी सर्दी का प्रारंभ और आषाढ़ बरसात का महीना और ये गर्मी ऋतु का आगमन। अब आप समझ लोगे अश्विनी महीना, आषाढ़ का महीना यानी बरसात का महीना और माघ यानी फागुन से पहला महीना यानी परिवर्तन यानी सत्र समाप्ति का मौसम होता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भैया कि वर्तमान इस विज्ञान के युग में बाहर मिलने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि गर्मी के मौसम में शीतलता देने वाली सर्दी के मौसम में गर्म वस्तुएं। अब आप कहोगे भैया कि ठंडी वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे गुलाब, ठीक है, जीरा, ऐसी वस्तुएं जिसके सेवन करने से मन में शीतलता ठंडापन का महसूस हो तो वो गर्मी के मौसम में। अब सर्दी के मौसम में कौन सी वस्तु होती है जो हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करती है, जैसे गुड़ की बनी हुई वस्तुएं, गुड़ और तिल की बनी वस्तुएं जो है अपने अपने मौसम में मिलती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो हमें जो है क्या मिलते हैं, कच्चे पिंड खजूर, और वही सर्दी के मौसम में पके हुए पिंड खजूर मिलते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जो सब्जियां मिलती हैं वो भी शीतलता प्रदान करने वाली, जैसे भिंडी की सब्जी है, भिंडी जो है वो हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करती है। शांति की सब्जी जो है वो शीतलता प्रदान करती है। और सर्दी के मौसम में जो है पत्ता गोभी जो गर्माहट पैदा करती है, आदि वस्तुएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, हमें बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हमें ऋण यानी उधार कब लेना पड़ता है। देखिए भैया वर्तमान समय जो है आर्थिक समस्या का से युक्त का समय है, आमदनी घट रही है, बीमारी बढ़ रही है, तो प्रश्न ये है कि हमें ऋण यानी उधार कब लेना पड़ता है। जब हमारी आवश्यकता बढ़ जाए और आय कम हो जाए, आय कम और खर्चा अधिक हो तो हमें ऋण लेना पड़ता है। यानी खर्च के मुकाबले आय कम हो और हमें अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी और सामाजिक रीति रिवाज का निर्वाह करना हो तो हमें ऋण लेना पड़ता है। घर में होने वाले उत्सवों, समारोह या कार्यक्रमों पर बच्चे क्या करते हैं, अपने मित्रों के अनुभव लिखिए। तो बहुत सारे आप
अपने मन से लिख सकते हैं। घर में होने वाले उत्सवों, समारोह, कार्यक्रमों में बच्चे अप्रतिम रूप से अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतनी भूमिका निभाते हैं, इतना कार्य करते हैं जिसको हम शब्दों में नहीं मान सकते। वह इन कार्यक्रमों में बच्चे आनंद लेते हुए बहुत शारीरिक श्रम करते हैं। यथा मतलब उदाहरण के स्वरूप पर बच्चे आगंतुक मेहमानों को बार बार जल पिलाना, उनका आवभगत करना, अनेक वस्तुएं बाजार से लाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, कुर्सियां लगाना, कुर्सियां हटाना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, नाश्ता करवाना, फिर वही गिलासे पात्र रख के आना या किसी को बुला कर लाना आदि अनेक काम जो है वह बच्चे करते हैं। आप अपने कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं। अब कक्षा 7वीं के बच्चों से मेरा निवेदन कि इनका स्वयं उत्तर लिखें। कोई समस्या हो तो आप विद्यालय के दूरभाष या मेरे दूरभाष पर संपर्क करें। कल के कालांश में अपना तीसरे अध्याय का अपन अध्ययन करेंगे।